नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र 2024 और मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। देश में पॉलिटिकल वर्ल्ड कप होने वाला है और मैच बड़ा है तो तैयारी भी बड़ी ही होगी। बीजेपी फाइनल मैच से पहले अपने हर खिलाड़ी को आजमा लेना चाहती है, उसकी मजबूती भी और कमजोरी भी। इसीलिए घरेलू मैच को ट्रायल फेज बनाया गया है। जो इस घरेलू मैच में परफॉर्म करेगा वो 24 की टीम में शामिल होगा। मतलब घरेलू मैच का महत्व बहुत बढ़ जाता है और बीजेपी यही कर रही है। मध्य प्रदेश में उम्मीदवारों की दूसरी और तीसरी लिस्ट जारी हुई तो सरप्राइज ही सरप्राइज था, लोगों के लिए भी और नेताओं के लिए भी। ना सिर्फ सांसद बल्कि कई मंत्रियों को भी विधानसभा के रण में उतार दिया गया। मैसेज बिल्कुल साफ है, बीजेपी मजबूती से हर दांव चलना चाहती है। चिंता भविष्य की ज्यादा है, वर्तमान में एक्सपेरिमेंट्स हैं और मध्य प्रदेश के बाद अब बारी राजस्थान की भी है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी देर में जयपुर पहुंचने वाले हैं। जैसे मध्य प्रदेश का चुनाव अमित शाह ने अपने हाथ में लिया, माना जा रहा है कि अब राजस्थान के चुनाव की जिम्मेदारी भी अमित शाह खुद लेने वाले हैं। आज उनकी मैराथन बैठक राजस्थान के अंदर चलेगी और इसी बैठक से राजस्थान में बीजेपी के कैंडिडेट की लिस्ट जो है वो आज फाइनल हो सकती है। आपको बता दें बीजेपी ने मध्य प्रदेश के लिए 79, छत्तीसगढ़ के लिए भी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, लेकिन राजस्थान के भी एक भी लिस्ट जारी नहीं हुई है। इसी पर सबकी निगाहें हैं। क्या मध्य प्रदेश का फॉर्मूला राजस्थान में भी लागू किया जाएगा? क्या राजस्थान में भी अब बड़े बड़े चेहरे जो केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, उनको भी विधानसभा के मैदान में दमखम दिखाने के लिए पार्टी उतारेगी? अमित शाह के इस दौरे के साथ ही इस सवाल का जवाब भी आपको मिलेगा। इसलिए अमित शाह के इस जयपुर दौरे को बहुत ही निर्णायक दौरा माना जा रहा है। आप सब जानते हैं मध्य प्रदेश में जिस तरीके से केंद्रीय मंत्रियों को, सीनियर लीडर्स को उतारा गया, पार्टी ने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि कोई नेता कितना भी बड़ा हो, इस वक्त सामने चुनाव है। एक ही लक्ष्य है, मध्य प्रदेश का चुनाव जीतना, राजस्थान का चुनाव जीतना। हम इन दो राज्यों की खास तौर पर बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बीजेपी की स्कीम ऑफ थिंग्स में सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं, समीर चौगांकर साहब हमारे साथ स्टूडियो में है और मैं आपको सबसे पहले आज राजस्थान की बात करेंगे क्योंकि राजस्थान में गृहमंत्री थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। तो क्या मध्य प्रदेश का फॉर्मूला लागू होगा? बड़े नेताओं को, केंद्रीय मंत्री, सांसदों को राजस्थान में उतारा जाएगा। कुछ चेहरे, गजेंद्र शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, इनके टिकट की चर्चा चल रही है। वसुंधरा राजे को क्या आखिरकार मना लिया जाएगा? अभी तक वो अलग थलग दिखाई दी हैं बीजेपी की पूरी स्ट्रैटेजी टीम से, लेकिन क्या वो सीएम फेस होंगी? इस पर ज्यादातर लोगों का मानना है कि ऐसा नहीं होने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री और सांसद हो सकते हैं, जैसे राज्यवर्धन राठौड़ हैं, दिया कुमारी को भी टिकट मिल सकता है। आपको बता दें 2019 के बाद 9 उपचुनाव हुए हैं राजस्थान में और 8 चुनाव बीजेपी हारी है। तो ये सारी कवायद जो है इस वजह से भी है कि राजस्थान में जहां बीजेपी आगे मानी जा रही है अशोक गहलोत से, वहां कोई कसर छूट ना जाए। कुछ बड़े चेहरों की बात करते हैं जिनकी चर्चा चल रही है राजस्थान के रण में, जिनको उतारा जा सकता है। मैं चाहूंगा मेरे मेहमान अगर इस तरफ आ जाएं, हमारे साथ स्क्रीन पर आ जाएं। हर्ष जी आप भी आ जाएं, समीर जी आप भी आ जाएं। जो है मध्य प्रदेश में हुआ, नरेंद्र सिंह तोमर, उनके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन कुलस्ते, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह, क्या गजेंद्र सिंह शेखावत जो जोधपुर से हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, ये आ सकते हैं? अर्जुन राम मेघवाल कानून मंत्री हैं, बीकानेर से सांसद हैं। राज्यवर्धन राठौड़ जयपुर ग्रामीण से सांसद हैं। दिया कुमारी राजसमंद से। ज्योति मिर्धा नागौर से आती हैं। ज्योति मिर्धा जो है बड़ा जाट चेहरा इस वक्त है। आपको लगता है कि ये जिन नामों की हम 10 नामों की चर्चा कर रहे हैं, वसुंधरा राजे धौलपुर, सतीश पुनिया आमेर, राजेंद्र राठौड़ चुरू, वासुदेव देवनानी अजमेर, सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ प्रदेश अध्यक्ष हैं, ऐसे नामों को आजमाया जा सकता है राजस्थान में भी? गुंजाइश है क्या इसकी? देखिए, एक तो ये कि सौरभ जी यहाँ भी जो आप चेहरे दिखा रहे हैं उसमें ज्योति मिर्धा जैसे और कुछ चेहरों को छोड़ दें तो ये मुख्यमंत्री पद की लड़ाई में, या कहें कि उसके आकांक्षी हैं, एस्पिरेशनल चेहरे हैं। गजेंद्र शेखावत का तो कई बार नाम भी आता है और बार बार अशोक गहलोत ये आरोप लगाते हैं कि सारी जो हमारी सरकार के खिलाफ गुड़ागड़ित है, कुछ साजिश वाजिश सब यही करते हैं। लेकिन हाल के दिनों में जिसको हम कहते हैं कि अगर चेहरे के तौर पर देखें तो अर्जुन राम मेघवाल को राजस्थान की राजनीति में शिफ्ट किया जा सकता है, इसकी चर्चा खूब जमकर हुई। हालांकि राज्यवर्धन राठौड़ उस राजनीति में असफल होकर लौटे। इनको एक बार बहुत मजबूती से प्लेस किया गया, वहां सफल नहीं हो पाए। जिस तरह की इनकी जयपुर रूरल है शायद इनकी जो सीट है, हाँ जयपुर ग्रामीण, तो उस सीट पर ये जिस तरह से प्रस्तुत किया गया था, जो पेशबंदी थी, वो नहीं कर पाए। मुझे लगता है, और इसमें सबसे रोचक नाम अगर है तो राजकुमारी दिया सिंह का है।
अच्छा। पिछली बार भी जब चुनाव हो रहा था तो जो लोग भी उस वक्त चुनाव के वक्त जयपुर में रहे होंगे, इनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी। इनकी आप बात कर रहे हैं, दिया कुमारी राजसमंद से जो है, क्यों आपको महत्वपूर्ण लग रहा है इनका? एक तो ये कि राजघराने से है, दूसरा ये है कि वसुंधरा के रिप्लेसमेंट के तौर पर उनकी विरोधी भी खैर मानी जाती हैं, उसके तौर पर भी देखी जाती हैं। और एक जो दूसरा जिसको हम कहते हैं दूसरा पक्ष ये है कि राजघराने के होने के बावजूद सोबर चेहरा माना जाता है। दिया कुमारी को वहां बहुत से लोग हैं और विशेष करके जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग ये मानते हैं कि थोड़ा भले ही वो राज परिवार से हो, लेकिन राजनीति में अगर इनको चेहरे के तौर पर आगे बढ़ाया जाए तो कुछ ठीक हो सकता है। ज्योति मिर्धा निश्चित तौर पर कांग्रेस से आई है, अभी नया चेहरा है, तो उनको हम इस तरह से तो नहीं देखते। हाँ, वहां सिर्फ वो नागौर में हनुमान बेनीवाल की काट है, फिलहाल इससे आगे मैं इनको नहीं देखता हूं। देखिए, राजस्थान को लेकर के सबसे बड़ी चर्चा जो है वो अभी मुकाबला में प्राची पे अभी डिबेट कर रही थी, वहां भी सवाल बार बार सामने से पूछा जा रहा था, आपका मुख्यमंत्री कौन होगा, बीजेपी से मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अब तो मध्य प्रदेश में भी ये सवाल उठने लगा है। एमपी की बात हम करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन पहले राजस्थान, हमने आपको ये चेहरे क्यों दिखाए। राजस्थान का चुनाव फिर वही 125-150 पर ले जाने अगर बीजेपी चाहती है तो उसको क्या आप ऐसे मजबूत चेहरों को उतारने की जरूरत है? पहला सवाल, क्या जरूरत है उनको? और दूसरा, क्या इन्हीं में से कोई एक आपको मुख्यमंत्री का चेहरा दिखाई दे रहा है? समीर जी। देखिए, जहाँ तक चुनाव लड़वाने की बात है, राजस्थान विधानसभा चुनाव में इन सांसदों को या केंद्रीय मंत्रियों को, तो मुझे लग रहा है जो मध्य प्रदेश में जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने एक्सपेरिमेंट किया और बेसिकली उनकी स्ट्रेटजी रही है कि बड़े नेता को उतारो जिससे कार्यकर्ता के अंदर उत्साह बने और आसपास की सीटें जीतने की जिम्मेदारी उनको दी जाए। तो मुझे ऐसा लगता है वसुंधरा को जब पार्टी बहुत बड़ा रोल नहीं दे रही है राजस्थान की राजनीति में, तो पार्टी को ऐसी स्थिति में मजबूरी भी हो सकती है कि दूसरे बड़े नेताओं को प्रदेश के अंदर भेजा जाए, जिससे वसुंधरा के कारण जो वैक्यूम उत्पन्न लग रहा होगा चुनाव प्रचार के अंदर और चेहरे के रूप में, उसे भरने की कोशिश पार्टी 3 से 4 बड़े नेताओं को उतार के कर सकती है कि जिससे यह न लगे कि वसुंधरा नहीं है तो पार्टी में कोई दूसरा नेता नहीं है। वसुंधरा के मुकाबले दूसरे नेताओं को प्रदेश में स्थापित करने के लिए केंद्र के नेताओं को पार्टी राजस्थान में भेज सकती है। और गजेंद्र शेखावत हुए, अर्जुन राम मेघवाल हुए, ये केंद्र में मंत्री जरूर है लेकिन राजस्थान की राजनीति में भी लगातार बहुत सक्रिय। राजेंद्र राठौर एक बड़ा नाम है जो विपक्ष का नेता है। सीपी जोशी तो अभी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। सतीश पूनिया पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभी विपक्ष में उपनेता है। तो ये राजस्थान की राजनीति में बड़े उभरे हुए नेता है जो काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वसुंधरा के वैक्यूम को अगर पार्टी भरना चाहती है कि वसुंधरा को नहीं देना है, तो इस स्थिति में पार्टी इन नेताओं को चुनाव में लड़वा सकती है। नहीं, इसमें से लेकिन कोई, आपने बार बार वसुंधरा राजे का नाम लिया, वसुंधरा राजे के रोल रिप्लेसमेंट क्या वो इनमें से कोई कर पाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, वसुंधरा का जो कद है वो इनमें से कोई भी नेता को उसके बराबर का कद राजस्थान की राजनीति में नहीं। यहां तक लोकप्रियता है, संगठन के अंदर उसका पकड़ है और जनता के बीच में लोकप्रियता है। लेकिन यह भी सही है कि सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौर उस स्थान पर नहीं बैठे, लेकिन सतीश पूनिया ने प्रदेश अध्यक्ष रहते काफी काम किया था। तो मुझे लग रहा है सतीश पूनिया जातिगत समीकरण लड़ेंगे, लेकिन आपको लगता है? बिल्कुल, मुझे लग रहा है लड़वाएगी पार्टी। देखिए, इसमें एक और जो अंतर है मध्य प्रदेश और राजस्थान से, क्योंकि चर्चा उसी चल रही कि वही सीधे सीधे इसको लागू कर दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश को जो नेता है वो सब बड़े नेता है, वो नरेंद्र मोदी युग के पहले के नेता है। इसको बहुत बड़ा अंतर है ये। वो नरेंद्र मोदी युग के पहले के नेता है, वो अटल अडवाणी युग के नेता थे जो भारतीय जनता पार्टी में राजनीति कर रहे थे, कुछ राज्य में राजनीति करते रहे, कुछ केंद्र में पहले से आ गए। यहां जितने दूसरे नेताओं की बात हो रही, इनका सबका लगभग उभार उसके बाद का। बिल्कुल ठीक बात। ये उनके प्रयोग किए हुए लोग हैं। अब सवाल ये है कि जिसको हम कहते हैं, जो आपने अभी बड़ी अच्छी बात कही कि घरेलू मैच पहले खेल लेना पड़ेगा, सवाल यहां यह है कि क्या जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस फटीग की बात होती है, जिस चेहरे की थकावट की बात होती है, क्या पूरी की पूरी लोकसभा सीटें जीतने के लिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह को लग रहा है कि वहां भी बड़े बदलाव करने की आवश्यकता है? और शायद उस जो कहते हैं ना कि जिसको प्रीएम्प्ट कर लेना, उसके लिहाज से आप इनको राज्य में इस्तेमाल करेंगे, वहां बदलाव होगा, वहां एक गुंजाइश बनेगी, किसको चेहरा बना सकते हो। और एक चीज से मैं सहमत नहीं होता हूं कि वसुंधरा का कोई विकल्प नहीं। भारतीय जनता पार्टी कैडर आधारित पार्टी है। जितने नेता बड़े हुए उनको भ्रम बड़ा हो जाता है, लेकिन पार्टी ही बड़ी होती है, भ्रम बड़ा नहीं होता। देखिए, हर्षवर्धन जी ने जो बात कही वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है बीजेपी के लिए इस वक्त। राजस्थान की 25 की 25 सीट 14 में और 19 में भारतीय जनता पार्टी के पास, 100 में से 100 नंबर। मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, दोनों चुनावों में, 14 और 19 में। इसीलिए भी आज जो हम चर्चा कर रहे हैं कि विधानसभा में ये बड़े नेता उतारे जा रहे हैं, यही तो सारे के सारे इनके सेनानी हैं
ध्वजवाहक होंगे 2024 के लिए भी। तो 14, 19 और 24 में उसको रिपीट करना, क्या उसकी तैयारी और उसका एक टेस्ट मैच जो है वो विधानसभा चुनावों में खेला जा रहा है इन बड़े नेताओं को उतार के, जिसमें आपको विधानसभा चुनाव में तो मदद मिलेगी, 24 के लिए भी आप अपने इन योद्धाओं को टेस्ट कर लेंगे। राजस्थान की बात चल रही है, गृह मंत्री पहुंचने वाले हैं वहां पर, आज महत्वपूर्ण बैठक है उनकी। मनीष भट्टाचार्य हमारे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ जो है वो लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष, हमने कई नामों की चर्चा की है, अभी गृह मंत्री की बैठक शुरू होगी, बताया गया मैराथन बैठक है। कुछ नाम गजेंद्र शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय मंत्री हैं, राजेंद्र राठौड़, दिया कुमारी, ज्योति मिर्धा, वसुंधरा राजे तो खैर हैं ही। तो आपसे समझना चाहते हैं क्या वहां भी ये सुगबुगाहट सुन रहे हैं, एमपी की तरह केंद्र में बड़े नेताओं को लाया जाए, लड़ाया जाए विधानसभा राजस्थान? जी हाँ, बिल्कुल। जिन नामों की आप चर्चा कर रहे हैं, ये सुगबुगाहट राजस्थान में कई दिनों से चल रही है। गजेंद्र सिंह शेखावत हो, दिया कुमारी हो, किरोड़ी लाल मीणा हो, नरेंद्र खीचड़ हो, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हो, ज्योति मिर्धा तो अभी आई है। हालांकि इस बात की अभी बहुत ज़्यादा इस पर प्रबलता नहीं मिलती है कि ज्योति मिर्धा को विधानसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी की जाएगी। एक जाट चेहरे के तौर पर उनकी एंट्री जरूर दी गई है, लेकिन जिन नामों की चर्चा हुई है उसमें हेवी वेट गजेंद्र सिंह शेखावत, दिया कुमारी और जो अन्य नाम है वो एक मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पर भी कई दिनों से चर्चा में चल रहे हैं। और इनके नामों पर चर्चा इसलिए भी सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि आज की इस मीटिंग में लगभग ये तय हो जाएगा कि इन लोगों को फील्ड में उतार दिया जाएगा। जैसे कि गजेंद्र सिंह शेखावत की अगर बात करें तो कई दिनों से बाजार में चर्चा है कि पोखरण से उनकी लगभग तैयारी है, पिछली बार भी पोखरण से वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। दिया कुमारी हैं, सवाई माधोपुर से चुनाव जीती थी विधानसभा सबसे पहला, उसके बाद जब लोकसभा चुनाव लड़ी तब सबसे ज्यादा 50,000 से ज्यादा यानी सेकंड लार्जेस्ट वोटिंग से वो चुनाव जीती थी। उनको हवा महल जो कि जयपुर की जो बीजेपी की परंपरागत सीट है वहां से लड़ाया जाएगा। एक बात और भी है कि जो हेवी वेट जो चुनावी मैदान में उतारे जा रहे हैं उनके लिए यह भी देखा जा रहा है कि क्या जिस वो सीट से वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, या खास बात यह है कि सेफर सीट कौन सी है कि अगर हेवी वेट कोई एक नेता वहां पर उतारा जा रहा है जो कि लगभग 8 से 10 पूरी सीटों पर इंपैक्ट उस क्षेत्र पर डालेगा, तो उसके लिए वो सेफर सीट भी होनी चाहिए कि अगर मुख्यमंत्री के तौर पर चेहरा अगर उस नेता का प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो उसका जीतना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बात पर जरूर चर्चा होनी है। दूसरी बात यह है कि इस बार संघ की जो कार्यशैली है और संघ की जो भूमिका है राजस्थान में वो बहुत बढ़ चढ़ कर रही है। यही वजह है कि वसुंधरा राजे की जो नाराजगी है वो आपको देखने को मिल रही है। कोऑर्डिनेशन पार्टी में सही नहीं बैठ पा रहा है। वसुंधरा राजे की नाराजगी को दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी है और वसुंधरा राजे की जो पकड़ है राजस्थान में उससे कोई इग्नोर नहीं कर सकता है और इसको कोऑर्डिनेशन बैठाने की जरूरत है। इसीलिए शायद अमित शाह और जेपी नड्डा यहाँ पर आ रहे हैं। वसुंधरा राजे के रोल पर अभी हम लोग बात करते हैं। देखिए, आज एक बड़ी खबर राजस्थान के चुनाव से जुड़ी हुई आई है। टोंक, जहां से सचिन पायलट आते हैं, सचिन पायलट का गढ़ है, बीजेपी ने टोंक की सीट पर रमेश बिधूड़ी को वहां का प्रभारी नियुक्त कर दिया है। रमेश बिधूड़ी अभी क्यों चर्चा में, आप सब जानते हैं। संसद के अंदर अभद्र भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया था दानिश अली के लिए और उसके बाद उनको एक जिम्मेदारी दी गई है। गुर्जर नेता हैं रमेश बिधूड़ी भी और सचिन पायलट भी। टोंक में सचिन पायलट की घेराबंदी करने के लिए रमेश बिधूड़ी को वहां से उतारा गया है। 30% मुसलमान वोटर है टोंक की सीट पर। बीजेपी के लिए यह सीट हमेशा से बड़ी मुश्किल रही, कभी जीत नहीं पाई। और पिछली बार आप सोचिए कि बीजेपी ने इकलौता 200 में से एक उम्मीदवार जो है अगर मुसलमान उतारना पड़ा था तो टोंक की सीट पर यूनुस खान को यहां पर उतारना पड़ा था। रमेश बिधूड़ी को लेकर जिम्मेदारी दी जा रही है। देखिए, कमाल की बात यह है कि वो वसुंधरा के बड़े नजदीकी थे, बहुत ही मजबूत थे उस समय जब वसुंधरा की सरकार में। और दूसरा ये कि जब आप रमेश बिधूड़ी को कहते हैं तो आप उनका लोकसभा का भाषण, जो टिप्पणी उन्होंने की, उसके बाद ये आया कि दानिश अली ने प्रधानमंत्री को नीच कहा, इसकी चिट्ठी 2-3 सांसदों ने लिखी। और अब रमेश बिधूड़ी गुर्जर नेता, और गुर्जर नेता ऐसे वैसे वाले नहीं, वैसे वाले गुर्जर नेता कि हाँ वो सीधे मतलब लड़ाई लड़नी है, मैदान में उतर जाना है, उनको टोंक पहुंचाना। तो स्पष्टता बड़ी साफ है कि राजस्थान के चुनाव में आपको बहुत ज्यादा तीखे हमले होते हुए दिखेंगे। और हो सकता है, मतलब ये मुझे नहीं पता है कि कितना उसकी तैयारी है, लेकिन शायद ये मुद्दा बढ़ चढ़कर आने वाला है कि प्रधानमंत्री को एक वर्ग लगातार टारगेट करता है और उसमें जोड़ा जाएगा कि किस तरह से अशोक गहलोत की सरकार, किस तरह से उन्होंने दंगे उनके यहां होते हैं करौली में और कहते हैं कि अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह करें, उस सब के लिए रमेश बिधूड़ी एक जिसको कहें कि चेहरे के तौर पर रमेश बिधूड़ी गुर्जर नेता है, सचिन पायलट गुर्जर है, इतना तो समझ में आता है। जैसा मैंने बताया, यहां मुस्लिम नहीं, इसीलिए मैंने जोड़ा वो कि दानिश अली ने नीच कहा,
उसको रमेश बिधूड़ी जाएंगे वहां पर जाकर के संभाई भी करेंगे, देखेंगे मैनेजमेंट उस चुनाव का, तो जाहिर है कि वहां पर रिएक्शन होगा। निश्चित तौर पर। बेसिकली सीट को ध्रुवीकरण के हिसाब से रमेश बिधूड़ी को भेजा गया। ये सीट इसीलिए जानी जाती है हिंदू बनाम मुस्लिम। लंबे समय तक कांग्रेस ने वहां मुसलमान उम्मीदवार दिया है। सचिन पायलट जरूर वहां से लड़े, सचिन पायलट का एक गढ़ है, गुर्जर भी उसके साथ है, वहां के जाट भी सचिन पायलट को सपोर्ट करते हैं और मुस्लिम कम्युनिटी तो है उसके साथ। और सचिन पायलट को लास्ट टाइम चुनौती देने के लिए यूनुस खान को भेजा गया था कि मुस्लिम वोट टूटे, लेकिन वो हो नहीं पाया था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रमेश बिधूड़ी को भेजने का एक बड़ा कारण ये रहा कि तो गुर्जर वोट वो तोड़े, वहां पर सचिन पायलट के साथ जुड़े। इसके अलावा ध्रुवीकरण उस सीट पे कर दे, हिंदू बनाम मुसलमान का रुख वह सीट ले ले, जिससे सचिन पायलट को वहां बीच में तकलीफ हो खबर जाए। ये भी आ रही थी कि क्या सचिन पायलट सीट थोड़ी कोई दूसरी चुनने वाले हैं, कुछ बदल सकते हैं क्या, ये भी चर्चा थी कि वो अजमेर की साइड, अजमेर में इस बार जो है बिल्कुल आ वो सकते हैं, और वो उनका पुरानी सीट सांसद पर भी जा वहां सीट से है रह उनकी। भी है वो। अगर राशिद किदवई साहब भी हमारे साथ हैं इस वक्त चर्चा में, तो मुझे बताएं जरा। राशिद किदवई साहब के पास चले हम लोग। राशिद साहब, स्वागत है। राशिद जी, देखिए हम राजस्थान की चर्चा आज पहले कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की तरह क्या एक्सपेरिमेंट यहां भी दोहराया जाएगा? बड़े नेताओं को, शायद केंद्रीय मंत्री या सांसदों को यहां उतारा जाएगा। और राजस्थान में क्यों बीजेपी अभी तक उम्मीदवारों की एक भी लिस्ट नहीं निकाल पाई है? आपको क्या पेच फंसा लग रहा है बीजेपी की स्ट्रैटेजी में राजस्थान में? देखिए सौरभ, हमें ये जो भाजपा की रणनीति है कि केंद्रीय मंत्री, मैं अभी आपका देख रहा था, आपने सबका परिचय दिया, 2 केंद्रीय मंत्री रह गए, जो अश्विनी वैष्णव वो भी राजस्थान से आते हैं, और भूपेंद्र यादव, तो उनका नाम भी आप शामिल कर लें ताकि पूरी एक 12 की पूरी एक टीम तैयार हो जाएगी। देखिए विधानसभा के जो चुनाव होते हैं सौरभ, वो चुनाव जीतने के लिए होते हैं। अगर चुनाव जीतेंगे तो ये तमाम लोग, जो ये 10 या 12 लोग हैं, इनकी क्या भूमिका होगी? अगर आप बंगाल का चुनाव देखें तो 5 के 5 सांसद लड़ाए गए, 3 सांसद हार गए, 2 सांसदों ने जो था असेंबली से इस्तीफा दे दिया। भाजपा की मैं बात कर रहा हूँ। उसका अगर सांसदों को लड़ाना है या केंद्रीय मंत्री को लड़ाना है, वो स्वागत योग्य बात है, लेकिन उनको वैसा करना चाहिए कि वो केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग कर दें और वहां जाकर के अपने आप को प्रस्तुत करें एक स्थानीय नेता या क्षेत्रीय नेता के रूप में। और उससे होता है, इससे बहुत सारे उदाहरण मैं दे सकता हूँ। ममता बनर्जी केंद्र में मंत्री थी यूपीए के समय, वो छोड़ छाड़ के फिर वो बंगाल में उन्होंने अपना फोकस केंद्रित किया, वो चुनाव जीती। कमलनाथ ने भी तकरीबन यही करा। 2018 में वो कांग्रेस की जो राष्ट्रीय स्तर के अपनी भूमिका छोड़ के वो प्रदेश में आए, और प्रदेश में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया, मुख्यमंत्री बने, और फिर मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। देखिए यहाँ पर 2 ही चीजें हो सकती है सर, बस एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, 2 ही बातें हो सकती है। या तो पार्टी चुनाव जीतेगी, अगर पार्टी चुनाव जीतेगी तो उसमें उन लोगों की क्या भूमिका होगी। अगर पार्टी चुनाव हारती है तो फिर वही वो सांसद के रूप में रहेंगे और फिर त्याग पत्र देंगे। वो तो सर आगे की बातें। मेरा तो सवाल आपसे फिलहाल ये है, राजस्थान में बीजेपी आगे मानी जा रही थी, राहुल गांधी ने भी कहा कि हम लोग नजदीक हैं, तो लोगों ने मतलब ये निकाला कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई राजस्थान तो हमारे लिए मुश्किल है चुनाव निकाल पाना। हम ये समझना चाहते हैं कि आपको लगता है अशोक गहलोत ने चुनाव को करीबी बना दिया है और बीजेपी को एमपी की तरीके से यहां भी कुछ हैवीवेट्स उतारने पड़ेंगे? अभी तक की आपकी असेसमेंट? राजस्थान में और मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस दोनों दो पार्टी सिस्टम है। छोटी मोटी दूसरी पार्टियां हैं, वहां पर मतदाता या तो कांग्रेस का पक्षधर होता है या भाजपा का। वोट परसेंटेज भी बहुत कम होता है। मध्य प्रदेश में पिछली बार तकरीबन बराबरी का था, राजस्थान में भी। मुझे लगता है ये जो हम यहाँ व्यक्तित्व चेहरे की बात करते हैं, इसमें थोड़ा सा अतिशोक्ति होगी। जैसे मेरा अपना आकलन है कि राजस्थान में कांग्रेस को बहुत सारी समस्याएं हैं, वो रिजल्ट बताएंगे कि मैं अपना आकलन वैसे नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस को वहां, सीधी बात है, मैं तो पत्रकार हूँ, कि चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है। और जिस तरह से भाजपा के लिए छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है, या मध्य प्रदेश में भी भाजपा के लिए बहुत मुश्किल है, इसीलिए भाजपा ये सब कवायद कर रही है, लेकिन इस कवायद का नतीजा सिफर होता है। अभी राजस्थान में आपको अशोक गहलोत की अभी आजकल जितनी मेहनत है, जितनी स्कीमें हैं, महंगाई से लड़ने के लिए जो भी कुछ 450 का 500 का सिलेंडर, बाकी जो वहां पर बीमा मिलता है, स्वास्थ्य बीमा, वो सब कुछ, अब वो फिर दौरे पर निकल रहे हैं। सारी जो रिलीजियस बेल्ट है, जितने प्रमुख मंदिर हैं, सालासर बालाजी, खाटू श्याम जी, करनी माता मंदिर, सब जगह वो जाने वाले हैं। अशोक गहलोत के लिए बहुत से लोगों का मानना है कि स्लॉग ओवर्स में बड़ी मेहनत कर रहे हैं वो, लेकिन उसका कुछ असर दिख रहा है आपको? सर अब हम उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं 2003 का और उसके बाद 2013 का। वही मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस बुरी तरीके से हारी। देखिए ये जो इलेक्शन ईयर में कोई भी हो, और सिर्फ अशोक जी की मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, कोई भी मुख्यमंत्री, ये जो पूरे के पूरा ये रेवड़िया बांटना और उसकी सारी पिटारा खोल देना, इससे कोई फायदा नहीं होता। मतदाता उदासीन हो जाता है, मन बना लेता है कि जो 4 साल में, 4.5 साल में जिसने उनकी मतलब सेवा खातिर नहीं की, वो आखिरी 6 महीने में क्या करेगा। तो ये सारी की सारी चीजें, ये एक PR
सारे स्टंट होता है जो तमाम राजनीतिक दल करते हैं और ठीक है। उसको अमूमन विफल होते हैं। जो हमने कर्नाटक में भी देखा, कर्नाटक में भी कोई भाजपा सरकार ने कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन फायदा नहीं हुआ क्योंकि जनता एक मन बना लेती है। ठीक, तो आपके आपके हिसाब से वो ये कह रहे हैं कि भाई राजस्थान की बात करें तो जनता मन बना चुकी है, चुनाव जनता ने तो लॉक कर दिया है, अब आखिर में नेता कुछ करता है उसका फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मुझे लगता है कि राशिद जी ने बहुत बड़ी एक बात कही। उन्होंने कहा कि जब आप 4.5 साल काम नहीं करते हैं, आखिरी समय में कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो उसको जनता रिसीव गलत तरीके से करती है। अशोक गहलोत जो कुछ कर रहे हैं, महंगाई अचानक 6 महीने में आई और राहत शिविर उसी वक्त काम करेगा, कैसे हो सकता है? तो वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और निश्चित तौर पर राजस्थान में कांग्रेस के लिए संकट बहुत बड़ा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल ये है कि नेता कहां है। भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल है कब समझाओगे भाई, जीत तो हो रहे हैं, हाँ। लेकिन समझाओगे कब, संभालोगे कब, बिल्कुल बनाओगे, सबसे बड़ा सवाल ये। राजस्थान की देखिए हमने चर्चा की है, ब्रेक के बाद हम मध्य प्रदेश पर लौटेंगे, आपको हम केवल 10 सीटों का हाल बताएंगे। तो हम बात कर रहे हैं खास तौर पर आज 2 चुनावी राज्यों की, मध्य प्रदेश और राजस्थान। मध्य प्रदेश में दूसरी तीसरी लिस्ट में जिस तरीके से बड़े नामों को उतारकर बीजेपी ने चौंकाया, अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ऐसा ही प्रयोग राजस्थान में भी किया जाएगा। हमने कुछ राजस्थान के केंद्र के सांसद मंत्री जो हैं, कुछ बड़े नामों की चर्चा की है, क्या इनको भी विधानसभा के चुनाव में उतारा जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह आज एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं जयपुर में, और माना जा रहा है कि जैसे राजस्थान एमपी का चुनाव पूरा इस वक्त वो देख रहे हैं, राजस्थान के चुनाव की कमान भी अब सीधे अमित शाह अपने हाथों में लेने जा रहे हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। देवेंद्र, मैं एमपी की बात करूं उससे पहले जरा राजस्थान पर ही आपका कमेंट जानना चाहते हैं। गृह मंत्री का वहां आज जयपुर जाना, इसका मतलब क्या है? और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लिस्ट निकल चुकी है, राजस्थान में क्यों फंसी हुई है? और सर, गृहमंत्री अमित शाह लगातार बाकी राज्यों में भी जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या तेलंगाना, हर जगह उनके दौरे हो रहे हैं। उसी सिलसिले में राजस्थान भी दौरे हो रहे हैं, और समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी के सबसे महत्वपूर्ण नेता गृहमंत्री अमित शाह अभी हैं। और इन परिस्थितियों में राजस्थान की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर बहुत सारे टास्क ऐसे हैं जो कि पार्टी को अभी करना है। जैसे सबसे बड़ी बात कि वसुंधरा राजे फैक्टर को पार्टी अभी तक सुलझा नहीं पाई है कि आपको उन्हें हैंडल कैसे करना है, और वो एक बड़ी समस्या है बीजेपी के लिए। और आपने देखा होगा कि उसके चलते कमिटीज़ का काम भी टलते जा रहा है। दूसरी बात कि जिस प्रकार के सीटों का चयन बहुत आसानी से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कर लिया गया, हारी हुई सीटों पर ही सही, लेकिन राजस्थान में वैसी स्थिति बनती नहीं दिख रही है, क्योंकि वहाँ पर पार्टी की दूसरी सारी समस्याएं हैं और वहाँ पर पार्टी को अभी बहुत कुछ फैसला लेना बाकी है अभी। और तीसरी चीज़ सौरभ ये बताएं कि जब तक पार्टी इस समस्या का समाधान नहीं कर लेती कि वसुंधरा राजे फैक्टर को आपको कैसे करना है, क्या उनको चुनाव लड़ाना है या नहीं लड़वाना है। अगर चुनाव नहीं लड़वाना है तो फिर उनका रोल क्या होगा। जब हम लोग वसुंधरा की बात कर रहे हैं तो सिर्फ वसुंधरा की बात नहीं, बल्कि उनके पीछे जो लोग हैं उनका रोल भी देखना होगा। ये अनायास नहीं हो सकता कि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल के खिलाफ राजस्थान बीजेपी के नेता ही ने ज़बरदस्त तरीके से बयानबाजी की, और उस नेता के बारे में कहा जाता है कि वो वसुंधरा राजे के बहुत करीबी हैं। तो इन सारी परिस्थितियों में समझा जा सकता है कि बीजेपी के लिए मामला कितना जटिल है। एक चीज़ और सौरभ मैं थोड़ा जल्दी से बता दूं, क्योंकि आमतौर पर ये चीज़ें कही जा रही हैं कि रमेश विधुड़ी को टोंक की कमान दी गई है। रमेश विधुड़ी को जब टोंक ज़िले की कमान दी गई है तो उनके बयान से पहले दे दी गई थी। दूसरी चीज़ कि पिछले बार के विधानसभा चुनाव में रमेश विधुड़ी के जिम्मे 4 ज़िले थे, इस बार सिर्फ 1 ज़िले की जिम्मेदारी दी गई है। तो उस बयान के चलते किसी पोलराइजेशन के मकसद से रमेश विधुड़ी को ऐसा भेजा गया है, ये फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। ठीक। अब देवेंद्र, आपने जो बात छेड़ी अभी, वसुंधरा राजे जो प्रश्न है सामने खड़ा हुआ, इसका सवाल हल नहीं कर पा रही है बीजेपी। देखिए, सीधी सीधी बात है, लोग पूछ रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी तो मुख्यमंत्री कौन होगा, यही जवाब ढूंढना है बीजेपी को। अब बिल्कुल सौरभ, और बीजेपी जीत जाएगी उसके बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, वो जवाब तो बड़ा आसान है, क्योंकि वो वही मुख्यमंत्री होगा जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चाहेगा। लेकिन जीतने से पहले जनता में क्या मैसेज आए कि कौन मुख्यमंत्री हो सकता है, सामूहिक नेतृत्व की भावना, क्या जनता उसको उसी रूप में एक्सेप्ट कर सकती है। और जनता तो छोड़िए, वसुंधरा उनके समर्थक क्या उसी रूप में एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये पार्टी की बड़ी चिंता है। और वसुंधरा राजे के सामने जो नेता खड़े हैं सौरभ, अगर पॉपुलैरिटी के हिसाब से देखें तो इनमें से कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो कि वसुंधरा राजे को टक्कर दे सके। चुनाव जीतने के बाद जरूर ही अपनी क्षमता दिखा सकते हैं। जैसे राजकुमारी दिया की ही बात करें तो उनकी पढ़ाई लिखाई जिस प्रकार से हुई है, जिस तरह से मॉडरेट सोच उनकी रहती है, हम सभी जानते हैं कि उन्होंने जब शादी भी की थी तो एक सामान्य परिवार के व्यक्ति से शादी की थी, ना कि किसी राजघराने से। तो उन सारी खूबियों के बदौलत सत्ता आने के बाद
वो बेहतर मुख्यमंत्री साबित हो सकती हैं। लेकिन जैसे ही पहले ये मैसेज जाएगा कि राजकुमारी दिया को मुख्यमंत्री पार्टी प्रोजेक्ट कर रही है, वहाँ पार्टी के लिए परेशानी हो जाएगी। और ये उदाहरण मैंने एक दिया आपको, इन सारे नामों को अगर आप देख लें, चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत की बात कर लें या अर्जुन मेघवाल की बात कर लें, कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो कि वसुंधरा राजे की पॉपुलैरिटी का राजस्थान में मुकाबला कर सके। ठीक है। दूसरी तरफ वसुंधरा राजे की तरफ समस्या यह है कि उनके तेवर ऐसे रहते हैं कि बीजेपी जैसी डिसिप्लिन पार्टी उसको आसानी से स्वीकार नहीं पाती, और यही गतिरोध अभी तक बना हुआ है। सौरभ जी चलें, ये तो हमने राजस्थान की बात कर ली, अब जरा मध्य प्रदेश की बात करते हैं। अभी राशिद किदवई साहब ने कहा कि जैसे राजस्थान कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल है, मध्य प्रदेश वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के लिए निकाल पाना, जीतना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो 10 नाम मैं आपको इस वक्त दिखाने जा रहा हूं स्क्रीन पर, क्या इन 10 नामों को, चेहरों को कठिन सीटों पर उतारकर बीजेपी ने सारे संशय को खत्म करने के लिए एक मैसेज देने की कोशिश की है कि अब पार्टी जो है पूरी तैयारी के साथ 4th गियर में चुनाव में उतर गई है। जनता के अंदर कहीं यह मैसेज है कि बीजेपी पिछड़ रही है या चेहरे से थोड़ी सी ऊब हो गई है, शिवराज सिंह चौहान जो हैं फटीग फैक्टर जो है उसका शिकार बनते जा रहे हैं, तो उसको दूर करने के लिए क्या ये 10 प्रोमिनेंट चेहरे जो इस वक्त बीजेपी ने उतारे हैं वो काम कर पाएंगे? मैं फिर चाहता हूं एक बार जरा हम इन नामों की चर्चा करें। स्क्रीन पर नाम देकर के एक बार जरा आप इस ग्राफिक को रोक दें। एक एक सीट, हमारे साथ अनुराग अमिताभ हमारे संवाददाता वो भी जो है इस वक्त जुड़े हुए हैं। नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी सीट, प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर से, फग्गन सिंह कुलस्ते को निवास सीट से, कैलाश विजयवर्गीय इंदौर, राकेश सिंह जबलपुर, रीति पाठक सीधी, गणेश सिंह सतना, उदय प्रताप सिंह होशंगाबाद, मोनिका बट्टी अमरवाड़ा, ये छिंदवाड़ा में आता है, एसटी रिजर्व सीट है, यहां से चुनाव लड़ेंगी कमलनाथ के गढ़ में। वहीं से ही दूसरी सीट है जुन्नार देव की, जहां से नत्थन शाह को मैदान में उतारा गया। पिछली बार इन्होंने जो नकुल नाथ है कमलनाथ के बेटे, उनको करीबी टक्कर दी थी लोकसभा के चुनाव में। तो ये 2 नाम जो आपको आखिर में दिखाई दिए, ये कमलनाथ की घेराबंदी के लिए किए गए हैं। अनुराग अमिताभ आपके पास आना चाह रहा हूं मैं। अब ये जो बड़े नाम हैं, ये और इनकी जो सीट है, आखिर क्या मैसेज दिया इनको उतारकर इस विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने? शुरुआत नरेंद्र सिंह तोमर की दिमनी सीट से, अनुराग। देखिए, शुरुआत हम सबसे पहले कर्नाटक में जो हार मिली थी बीजेपी वहीं से कर लेते हैं। उसके बाद से ही लगातार बीजेपी ने मध्य प्रदेश की राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो चौंकाने वाले निर्णय लिए। सबसे पहले 17 अगस्त को जो निर्णय लिया, जो शायद भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में, चुनावी इतिहास में पहली बार हुआ कि 4 महीने पहले ही 39 सीटों पर उन्होंने प्रत्याशी जाहिर कर दिए। दूसरा चौंकाने वाला निर्णय लिया जिसके जरिए एक तीर से कई शिकार अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, 7 सांसदों को और 1 राष्ट्रीय महासचिव को चुनावी मैदान में उतार दिया। यानी वो लोग जो खुद जाकर चुनाव प्रचार कर रहे थे, कोर टीम में थे, दूसरे लोगों के टिकटों का फैसला कर रहे थे, 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत उनको चुनावी मैदान में उतार दिया। सबसे बड़ा निशाना जो साधा, वो एक डेस्परेशन दिखाई दे रहा था बीजेपी का, हालांकि ये बहुत ज़्यादा वो डेस्परेशन उन्होंने ये सिद्ध किया ये देकर कि बीजेपी किसी भी हालत में ये चुनाव जीतना चाहती है। जनता के पास मैसेज गया कि बीजेपी अब ये चुनाव जीतना चाहती है, यानी वोट की जो शिफ्टिंग कहीं वो कांग्रेस की तरफ हो रही थी, अब उसे लग सकता है कि हाँ ये जीत सकती है। दूसरा सबसे बड़ा इसका निशाना ये रहा कि चूंकि उन्होंने पहले अपने स्टालवर्ड्स को उतार दिया मैदान में, कांग्रेस को पूरी की पूरी रणनीति तमाम 10 सीटों पर जिस पर हम चर्चा करेंगे वहां पर बदलनी पड़ेगी। अभी तक एक भी सूची नहीं आई है, लेकिन बदलना पड़ेगा। परिवारवाद जिसकी हमेशा बात की जाती थी, इन 10 सीटों में से 3 बड़े नामों के जरिए परिवारवाद खत्म कर दिया। प्रहलाद पटेल जिस सीट से नरसिंहपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां उनके बड़े भाई जालम पटेल थे, यानी उनका टिकट भी गया। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 1 से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लड़के इंदौर के ही, इंदौर क्रमांक 2 से आकाश विजयवर्गीय टिकट अभी विधायक है, यानी उनका टिकट भी गया। दिमनी से जहां की हम बात करने जा रहे हैं, नरेंद्र सिंह जो तोमर है, उनके लड़के देवेंद्र सिंह तोमर का नाम चल रहा था, उनका नाम भी गया। तो कहीं ना कहीं परिवारवाद खत्म किया। एंटी इनकम्बेंसी इस लिस्ट के जरिए भी खत्म हो रही है। जो आपने फटीक की बात कही थी, 18 साल 18.5 साल हो गया है शिवराज सिंह चौहान को शासन करते हुए, तो अलग अलग इलाकों में महाकौशल की बात करें तो वहां पर फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद पटेल को टिकट देकर यह साबित किया कि शिवराज सिंह चौहान की जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वो महाकौशल में 2 दिग्गज नेताओं के जरिए, सांसद राकेश सिंह के जरिए तोड़ी जा सकती है। हम बात करें अगर विंध्य की, वहां पर भी 2 सांसदों को उतारा, यानी एंटी इनकम्बेंसी ग्वालियर चंबल में नरेंद्र सिंह तोमर को उतार कर भी किया। यानी कई निशाने जो हैं एक तीर से लिया। अब हम बात करते हैं दिमनी की।
अकेले दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर को चुनाव लड़ाकर, दरअसल मोटा मकसद बीजेपी का ये था कि 38 सीटों की इस जो पूरा ग्वालियर चंबल का जो पूरा बेल्ट आता है उसमें से तकरीबन 17 सीटें जो है अब जाकर उपचुनाव के बाद कांग्रेस के पास है। 16 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में दिमनी की सीट जो लगातार नरेंद्र सिंह जो बीजेपी के पास रही है, कांग्रेस के पास रही है बीते 2 चुनाव में, बीएसपी के पास रही है, वहां पर अगर नरेंद्र सिंह तोमर खड़े होते हैं तो न केवल अकेले नरेंद्र सिंह तोमर अपनी सीट के अलावा मुरैना की जो सीट है 6 में से 2 पे बीजेपी का कब्जा है, 4 पर कांग्रेस का, यानी 6 में से 4 ये जो सीटें ये भी लाएंगे। इसके अलावा भिंड, ग्वालियर की सीटों पर भी असर करेंगे। सबसे बड़ी बात, सीएम इन वेटिंग माने जाते रहे नरेंद्र सिंह तोमर, यानी पूरा ग्वालियर चंबल अब आश्वस्त, कहीं ना कहीं दूरदृष्टि की बात जरूर हो सकती है लेकिन आश्वस्त हो सकता है कि हमने 38 सीटों में से जिन 16 सीटों पर बीजेपी जिताया है, अब हमारा सीएम इन वेटिंग अगर है तो क्या वो जो बची हुई 17 सीटें जो बीजेपी कांग्रेस के पास है, ये दूर की कौड़ी जरूर हो सकती है, लेकिन ये सोचने की बात दिमनी के ठीक है अनुराग, आपने स्पष्ट बताया दिमनी से अगर नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ेंगे तो ग्वालियर चंबल पूरी जिम्मेदारी फिर उनकी मानी जाएगी। समीर जी, हर्षवर्धन जी, एक बार फिर जरा उन 10 नामों पर आ जाएं हम लोग, वो 10 नाम एक बार फिर दिखा दें। ये 10 नाम केवल 10 सीट है या इन 10 सीटों के जरिए, इन 10 चेहरों के जरिए पूरी 230 सीटों पर एक तरीके से छाप छोड़ने की कोशिश है? रोक दीजिएगा इसको यहां पर। देखिए, मुझे लगता है जो मैंने राजस्थान के वक्त कहा था वहां वो तस्वीर नहीं थी, लेकिन यहां पर ये तस्वीर बहुत साफ साफ मध्य प्रदेश के हर इलाके के बड़े नेता की तस्वीर है। और इसमें अगर कैलाश विजयवर्गीय को छोड़ दें, उनका बयान थोड़ा विचित्र सा आ रहा है क्योंकि उनको लग रहा है कि बहुत बड़े नेता हो गए हैं और इसी भ्रम में जब कलकत्ता से वो लौटे थे तो पार्टी ने उनको कोई काम नहीं दिया था। जो महासचिव थे, महासचिव होने के बावजूद अगर किसी के पास कोई काम नहीं था तो वो कैलाश विजयवर्गीय थे क्योंकि वो बड़े नेता हो गए थे। अब उनको अपनी सीट जो जीतनी है इंदौर 1 की, जो संजय शुक्ला कांग्रेस के विधायक हैं वो कमजोर नहीं, बड़े मजबूत हैं। लेकिन इसमें सबसे रोचक बयान जो सबसे लगातार जो दे रहे हैं वो प्रहलाद पटेल हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हमको पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए कहेगी पार्टी तो वो भी मैं लड़ूंगा, और मेरे घर से चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है तो इससे सुंदर क्या हो सकता है। इसमें जितने नेता हैं ये सब मजबूत नेता हैं, ये सब कोई कमजोर नेता नहीं है। नीचे आपने जो 2 नाम जोड़े, मोनिका भट्टी और नत्थन शाह, ये बाद में जुड़ गए हैं, ये ऐसे कोई बहुत प्रभावी, बहुत बड़े नेता नहीं। हाँ, लेकिन ये छिंदवाड़ा में, लेकिन बार बार प्रहलाद पटेल एक बात कह रहे हैं 2003 जैसा हाल करेंगे। 2003 वो चुनाव था जिसमें छिंदवाड़ा में कांग्रेस साफ हो गई थी। 2003 वो चुनाव था जिसने मध्य प्रदेश की राजनीतिक तस्वीर पूरी तरह से बदल दी थी। यानी दिग्विजय सिंह से उमा भारती का राज आ गया था, और ये हर कोई जानता है कि उमा भारती एक समय में प्रहलाद जी की एक तरह से राजनीतिक सरपरस्ती उन्हीं की रही, बाद में खैर वो अलग अलग हो गए। लेकिन मोटा मोटा अगर कहें तो नरेंद्र सिंह तोमर से लेकर कैलाश विजयवर्गीय तक ये पूरी की पूरी गैलेक्सी ऑफ लीडर है जो अपनी राजनीति बचाए और उस बहाने भाजपा की राजनीति। हमने पहले भी बात की थी, मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए संकट यह था कि लोगों को यह भरोसा दें कि भाई ये पार्टी जीतने वाली पार्टी है। बार बार ये इंप्रेशन जा रहा था कि नहीं कमलनाथ आगे चल रहे हैं, कांग्रेस आगे चल रहे हैं। दूसरी तरह कह रहे हैं, ये भरोसा देना था कि ये सारे लोग मिलकर शिवराज को नहीं हरा रहे हैं। आप इसको ऐसे देखेंगे तो समझ में आएगा, अगर शिवराज को हराते ये सारे लोग दिखते तो किस किस संभाग में कौन कौन सी 2-2 सीटें गायब हो जाती है वो पता भी नहीं लगता। अब वो नहीं कर पाएंगे। जो कैलाश जी कह रहे हैं ना कि हमने तो प्लान कर लिया था 5 हेलीकॉप्टर से, 3 गाड़ी से, अब सारी गाड़ी से करनी है। कितनी बड़ी इंदौर 1 विधानसभा है ही कितनी बड़ी, तो सब कार से बढ़िया हो जाएगा, मजे से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब संकट है, अब दूसरी वाली पे गुणागणित नहीं कर पाएंगे, अब दूसरा वाला हराने जिताने का दावा नहीं कर पाएंगे, अपने में मजबूती से लड़ेंगे, उसकी वजह से दूसरों को जितना। नहीं, तो मैं वही बात आपसे पूछ रहा हूं, वही जानना चाहता हूं, क्या ये इन चेहरों को उतार करके बीजेपी ने परसेप्शन की लड़ाई, अभी तो चुनाव में जो बात की बात है, परसेप्शन की लड़ाई में जो है उसने मैसेज दे दिया 100%। इसमें जरा सा भी अब गुंजाइश नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों के लिए अभी जो ये इंडिया टीवी पर ये चित्र दिख रहा है उनको मुश्किल में डाले होगा। अब ड्राइंग बोर्ड में बैठे तो करें क्या, कहां से रणनीति बदलें, क्योंकि मान लीजिए एक प्रत्याशी उतार दिया, किसी एक के खिलाफ खड़ा कर दिया, पूरे मध्य प्रदेश के हर रीजन में आप ऐसा कोई बड़ा करिश्मा कर दें, वो बड़ा मुश्किल है, कैसे कर पाएंगे। राशिद किदवई साहब, हर्षवर्धन जी की राय आपने सुनी कि संकट अब कांग्रेस की तरफ है, सहमत हैं आप? कि हर्षवर्धन जी मेरे मित्र हैं और उनकी एक राय है, उसका मत है, उसका मैं सम्मान करता हूं। लेकिन देखिए, वास्तविक स्थिति है कि भाजपा एक तरीके से राजनीतिक रूप से एक्सपोज हो गई। पूरे इतने साल 1.5 साल से
पूरा ये चल रहा था कि शिवराज सिंह चौहान के मध्य प्रदेश में सब कुछ अच्छा और ठीक ठाक है। एक तरीके का एडमिशन है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, इसीलिए बड़े बड़े दिग्गज उतारे गए हैं कि वो जो 10 बड़े चेहरे हैं वो 5-6 विधानसभा में मतलब 50-60 सीटों के ऊपर अपना असर डालें जाति समीकरण पे या क्षेत्रीय आधार पे। तो इसका मतलब ये कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ थी। मतदाता, मुझे ये समझ में नहीं आता, मेरी समझ से परे है कि वो प्रहलाद पटेल के जो भाई को, वो जो यहाँ के विधायक थे, उनको अगर उनसे नाराज था तो वो प्रहलाद जी को वोट दे देगा। ये बात कुछ समझ में नहीं आती है कि ये किस रणनीति के तहत। दूसरी बात, जो विधानसभा का मतदाता है वो अपने विधायक को देखना चाहता है कि वो मंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, केंद्र में जाएगा, कहाँ जाएगा, इन 10 लोगों की क्या भूमिका होगी राजनीति में, इसको लेकर के बहुत ज्यादा अनिश्चितता। और सबसे बड़ी अनिश्चितता तो मुख्यमंत्री के ऊपर हो गई कि मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री नाम नहीं ले रहे। एकदम से लग रहा है कि शिवराज जी का पूरा मतलब जो हम जर्नलिस्टिक भाषा में कहते हैं लिफाफा फटा हुआ नजर आ रहा है कि एक तरफ तो मतलब शिवराज सिंह चौहान ने जो धर्म मतलब की आस्था होती है कि जन्म से मृत्यु के जो 16 स्टेजेस होती है उसमें हर एक की एक स्कीम चला रहे थे और वो स्कीम बड़ी कामयाब और कारगर थी। एकदम से क्या हो गया कि भाजपा को लगा कि शिवराज जी में अब दम नहीं है, उनका समय पूरा हो गया। मैं जरा इस पर एक क्लैरिटी ले लेता हूं देवेंद्र से। देवेंद्र, देखिए, जब से ये 8 नाम खासतौर पर ये मंत्री और सांसदों के आए हैं कि ये चुनाव लड़ेंगे, ये चर्चा शुरू हो गई कि मतलब शिवराज जी पीछे हो गए हैं। अब क्या मध्य प्रदेश में भी कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये सवाल ओपन हो गया है। बिल्कुल सौरभ, और उसी मकसद से पार्टी ने ये फैसला लिया है। टॉप सोर्सेज हमें इस बात की जानकारी पहले मिल रही थी कि पार्टी को भी इस बात का फीडबैक है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का संगठन बहुत अच्छा, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, वो आंकड़ों पे भी आपको मिलेगा। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को लेकर अब मतदाताओं में उत्साह नहीं है। मतदाताओं को छोड़िए, आम मतदाताओं को, बीजेपी के वर्कर्स के भीतर भी वो उत्साह नहीं है। एक फटीग की बात जिसको लगातार हम लोग कहते रहे हैं, पार्टी ने एक तरह से एडमिशन किया है इस अपने फैसले के द्वारा, और अब पार्टी ने यह मैसेज दे दिया है कि मुख्यमंत्री का पद एकदम से ओपन है। आप अंदाजा लगाइए सौरभ कि 4 बार, 5 बार, 6 बार के सांसद को, 3-3 केंद्रीय मंत्री को अगर चुनाव लड़ाया जा रहा है तो इसलिए नहीं कि उनको विधायक बनाया जाए, और ये मैसेज ही देने की कोशिश है कि हर एक क्षेत्र का वोटर ये समझे कि उसके नेता भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और उसी नैरेटिव के तहत ये फैसला लिया गया है। अगर बीजेपी जीतती है तो अगला मुख्यमंत्री का चेहरा आपको इसी स्क्रीन में दिख रहा है समीर जी। इसमें कोई मतलब कोई कंफर्मेशन कहा नहीं जा सकता कि इसी में से ही मुख्यमंत्री बनेगा। भारतीय जनता पार्टी कोई भी निर्णय ले सकती है, केंद्र तो हो सकता है इन्हीं में से कोई मुख्यमंत्री बने, हो सकता है जो नाम अपन ले रहे हैं उसके बाहर का भी कोई मुख्यमंत्री बन सकता है। ये परिस्थिति पर निर्भर करेगा और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व। आप मानते हैं कि अब ये सवाल जो है मतलब वैकेंसी हो गई है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री अगर बीजेपी जीतती है? बिल्कुल, शिवराज जी का नाम ऐसा नहीं कि कंफर्म है। नहीं, 2018 में भी आप देखिए जब चुनाव हुए थे भारतीय जनता पार्टी को क्लोज मार्जिन में हार का सामना करना पड़ा था। बेसिकली वो शिवराज सिंह चौहान के कारण ही भारतीय जनता पार्टी वो हारी थी। केंद्र नेतृत्व तो मान चुका था कि शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश में हारती, उसके बाद भी सिंधिया के आने के बाद शिवराज को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन अब उसके बाद अब जो चुनाव होने जा रहा है अगले महीने नवंबर दिसंबर में, ये पार्टी मान चुकी है कि अगर शिवराज के नाम पर हम पूरा चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हार होगी। इसलिए पार्टी ने बड़े नेताओं को उतारा है जिससे शिवराज से ध्यान हटके दूसरे चेहरों पे जा सके। क्लोजिंग कमेंट हर्षवर्धन जी से, ये अब से नहीं कई महीनों से कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश का चुनाव मुश्किल नहीं है। शिवराज सिंह चौहान लेकिन अब पार्टी का नंबर 1 चेहरा नहीं है, ये साफ है। देखिए, बड़ा रोचक सा है मध्य प्रदेश में। पहली बात तो ये कि मैं एकदम स्पष्ट कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी वहां अच्छी बढ़त पर है, कोई मुझे मुश्किल नहीं दिखती। ये जो तस्वीर है ये उसको और बेहतर करती है। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री अब नहीं बनेंगे, ये लगभग तय दिख रहा है, लेकिन इसका कितना स्मूथ ट्रांजिशन है ये समझने की जरूरत है। शिवराज सिंह चौहान ने पिछले 6 महीने में मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी सरकार की योजनाओं के तौर पर पूरा दम लगा दिया, कहीं कोई गड़बड़ नहीं दिखी, और अब अचानक एक लिस्ट में नाम आया, अभी किसी को कहा नहीं गया, लेकिन अपने आप एक जिसको कहते हैं ना कि मेंटल सेटअप तैयार हो गया, माइंड मेकअप कर दिया मध्य प्रदेश की जनता का, अपने कार्यकर्ताओं का, और बिना किसी झगड़े के। ये सचिन पायलट, अशोक गहलोत नहीं कर सकते। तो ये जो खूबसूरत काम किया है, अब इसके बाद ओपन है, किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं, लेकिन अभी तो पहले लड़के जीतो सब लोग। आपको लग रहा है एमपी निकाल रही है? निश्चित तौर पर। चलिए, आज बस इतना ही। राजस्थान और मध्य प्रदेश पर हमने खास तौर पर चर्चा की है, कुछ चेहरों की अलग से बात की है, बीजेपी की रणनीति समझने की कोशिश की है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस इसके सामने क्या अपनी स्ट्रेटेजी अपनाती है। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, संजीव चौगांवकर साहब, राशिद किदवई जी आपका, देवेंद्र पाशा हमारे साथ है। देवेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया। अनुराग, आपका बहुत धन्यवाद।